हम सब आज की क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना से करते हैं। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम। वंदे गुरुवरम। वंदे सत्यम। आदरणीय मोदी जी सर और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। आज की हमारी क्लास हम जिस विषय को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं वह बहुत ही साधारण भी है और रोचक भी। साधारण इसलिए कि आज का विषय है शरीर प्रेक्षा और हम सब रोज दर्पण में अपने शरीर को देखते ही हैं। और रोचक इसीलिए है कि शरीर प्रेक्षा की प्रस्तुति के दौरान हम समझेंगे कि शरीर प्रेक्षा का अर्थ दर्पण में स्वयं को देखने से कहीं अधिक ज्यादा गहरा है और अधिक ऊंचा भी है। हम आज की प्रस्तुति के दौरान ये भी जानेंगे कि शरीर को देखने के लिए हमें किसी आईने की जरूरत नहीं है और हम खुद ही सक्षम हैं अपने आप को देखने में। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से जब प्रेक्षा ध्यान के आधार के बारे में पूछा गया तो आचार्य प्रवर ने कहा कि ना हमें अतीत से मोह है और ना नए से एलर्जी। ना उन्हें पुराने से मोह था और ना नए से एलर्जी। वे कहते हैं कि अगर विज्ञान को समझे बिना हम किसी ध्यान पद्धति का निर्माण करें तो वो किसी अंधेरे कमरे में पत्थर फेंकने जैसी बात होगी। तो आचार्य वर्ग का ऐसा कहना, जिन्होंने अपनी आत्मा के सानिध्य में कई वर्षों तक रहकर साधना करके जो ध्यान पद्धति का पुनरुद्धार किया है, उनका यह कहना कि विज्ञान द्वारा प्रकाशित सत्यों को भी हमें महत्व देना चाहिए, ये हमें यही बताता है कि प्रेक्षा ध्यान एक समन्वित ध्यान पद्धति है जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलता है। तो आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रेक्षा ध्यान के शरीर प्रेक्षा प्रयोग के वैज्ञानिक स्वरूप और परिणाम को समझने के लिए। आज हमें इस वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में बताने के लिए हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी हैं कुशल प्रेक्षा प्रशिक्षिका श्रीमती साधना जी परमार, चेन्नई से। साधना जी का केवल नाम ही साधना नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में भी साधना को उतारा है। आपने साइंस ऑफ लिविंग में एमए का कोर्स कंप्लीट किया है और बैंगलोर एवं चेन्नई में साइंस ऑफ लिविंग के विद्यार्थियों को भी ये अध्ययन में सहयोग कर रही हैं और उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं। आपने पिछले 10 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान के साथ जुड़कर अब लेवल 2 की अपनी कोर्स को, लेवल 2 ट्रेनर के कोर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। और इस लॉकडाउन के समय में साधना जी ने दुबई के कई एनआरआई पार्टिसिपेंट्स को प्रेक्षा ध्यान के बारे में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण देकर उन्हें वहां पर प्रेक्षा ध्यान का केंद्र चलाने में सक्षम बनाया है। इस तरह आप प्रेक्षा ध्यान को निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं और आज मधुर
आवाज और एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी श्रीमती साधना जी परमार का आज की विषय प्रस्तुति के लिए स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है साधना जी। ओम अरहम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी जी सर एवं यहाँ पर उपस्थित सारे परीक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो हम आज यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं शरीर प्रेक्षा का वैज्ञानिक स्वरूप और परिणाम जानने के। अब शरीर प्रेक्षा के बारे में आपने निरंतर इस सितंबर महीने में काफी कुछ सुना भी है, प्रक्रिया भी अब आपको पता चल गई है क्योंकि आप निरंतर प्रैक्टिस भी कर रहे ही होंगे। अब प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक जब हमें प्रेक्षा ध्यान ही करना है, शरीर प्रेक्षा ही करनी है, तो उसका वैज्ञानिक स्वरूप को जानने से क्या फायदा होगा। तो वैज्ञानिक स्वरूप को जानने से क्या होता है, हमारे अंदर जो एक समझ होती है या फिर हमारा जो एक इंक्लिनेशन होता है, जो हमारे में अंदर एक चाहत होती है, वह फिर पुष्ट हो जाती है। जब भी कोई चीज साइंस के साथ जुड़ती है तो क्या होता है, वह एक प्रूफ के साथ होती है। तो हम शरीर प्रेक्षा में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को देख रहे हैं। तो हमें पता है हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से, सेल से बना हुआ है और एक ही तरह के सेल मिलकर एक अवयव बनाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं जिन जो स्ट्रक्चर और फंक्शनली अलग अलग होते हैं, परंतु होता क्या है, एक ही प्रकार के सेल मिलेंगे, वह एक टिश्यू या उत्तक बनाएंगे। उत्तक एक ही प्रकार के टिश्यू मिलकर मांसपेशियां और इस तरह से अवयव, अंग सब बनाएंगे और बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में काफी सारे सिस्टम्स होते हैं। अब ये जो कोशिका है, हम कहते हैं कि सबसे छोटी इकाई है शरीर में, 600 खरब कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका बनी किससे है? एक हम कहेंगे अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कोशिका बनी है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से। और अब प्रश्न होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है? ये तो इसका और अगर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन समझने जाएंगे तो ये सारे बने हैं डिफरेंट केमिकल्स से, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से बने हैं। तो फाइनली क्या हुआ, एक कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये क्या है? ये सारे एक रसायन ही तो है। और हम बात कहते हैं कि शरीर प्रेक्षा के द्वारा हम अपने रसायनों को बदल सकते हैं। तो शरीर प्रेक्षा का प्रभाव इन रसायनों पर पड़ता है। तो क्या हुआ, शरीर प्रेक्षा के अंतर्गत हमें इसको साइंटिफिकली समझने में हमें हेल्प मिलेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शरीर प्रेक्षा का वैज्ञानिक स्वरूप, इसमें हम आज किस चीज के बारे में जानेंगे, तो इसको हम कैटेगराइज अगर करते हैं तो हम सबसे पहले होगा कि शरीर जो है हमारा, यह शरीर अनेक तंत्रों से युक्त है। नेक्स्ट होगा कि शरीर प्रेक्षा एक स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। और अगला होगा कि शरीर प्रेक्षा दर्द निवारण की प्रक्रिया है। आंतरिक दर्दनाशक जो एंडोमॉर्फिन के नाम से होता है, उसको सक्रिय करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि शरीर जो है वह अनेक तंत्रों से युक्त होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारा शरीर की एक बेसिक इकाई जो है वह सेल है। तो मैंने बताया कि सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर एक अंग, अवयव को बनाते हैं और इस बहुत सारे अवयव मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे जब साइंस के एक्सपर्ट्स लेंगे तब आपको पता चल जाएगी। परंतु हाँ, यह जरूरी है कि हमें ये सब आपस में कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा करके शरीर को चलाते हैं, उसको एक बेसिक रूप से जानना जरूरी होगा। अगर जब इसको बेसिक रूप से समझ पाएंगे तब हम ध्यान के अगर किसी भी पद्धति को अपनाएंगे ध्यान करने के लिए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो ध्यान हमारा आराम से सध जाता है।
वो फिर जो कन्फ्यूजन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, जो विचारों के साथ जो हम जुड़ जाते हैं वो ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमने इसको थियोरेटिकली थोड़ा समझ लिया है। तो जैसे जो हमने थियोरेटिकली जिस चीज को समझा, अब उसको हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, तब क्या होता है, हमारा वो ज्ञान काम आता है और वो हमारे दिमाग को, हमारे चित्त को एक ही डायरेक्शन में लगाए हुए रखता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़े सिस्टम्स के नाम बताए हैं, आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी आगे दी जाएगी। सिस्टम्स शरीर में जो है ये सारे आप अपने आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला है कि शरीर प्रेक्षा जो है वह स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। अब यह समझना है कि शरीर प्रेक्षा से स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सकता है। तो शरीर प्रेक्षा की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, होता क्या है कि जब हम शरीर प्रेक्षा कर रहे होते हैं तब हमारा चित्त केंद्रित होता है अलग अलग हर एक अवयव पर। हम पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने चित्त को धीरे 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 आगे लेकर के जाते हैं। तब क्या होता है, जैसे ही हमारा चित्त वहां पर केंद्रित रहता है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तब वो उसका संचालक बन जाता है। वो उसका जो वर्किंग सिस्टम मैकेनिज्म है उसके ऊपर इसका नियंत्रण हो जाता है, चित्त का नियंत्रण उस वर्किंग मैकेनिज्म पर हो जाता है। तो हमारे शरीर में हमें पता है कि वॉलंटरी सिस्टम भी है और इनवॉलंटरी सिस्टम भी है, स्वतः चालित भी होता है जो अपने आप, और हमारे इच्छा के चलित भी होता है। तो जो वॉलंटरी सिस्टम है वो आप अपने इच्छा से हाथ पैर सब चला रहे हैं, परंतु जो इनवॉलंटरी सिस्टम है वह तो अपने आप काम कर ही रहा है। जब शरीर प्रेक्षा करते हैं तब हम वहां पर भी अपने चित्त को केंद्रित करते हैं। अब जैसे ही हमने चित्त को वहां पर केंद्रित किया तो उसका नियंत्रण चित्त के हाथ में आ जाता है। जैसे ही चित्त उसका संचालक बन जाता है, तो अब क्या होगा, जो वॉलंटरी है और जो इनवॉलंटरी है दोनों का संचालन अब चित्त के हाथ में आ गया, चित्त उसका संचालक बन गया। तब हमारा जो चेतन और अवचेतन है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा। जैसे ही बैलेंस बन जाएगा, हमें शरीर के तनाव से, किसी भी प्रकार के तनाव से हमारे छुटकारा मिल जाएगा। अब जब शरीर में तनाव ही नहीं रहा तो हमारे एक बहुत एक हेल्दी इंडिविजुअल, हमारे स्वस्थ दशा का निर्माण होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब अगला साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है कि शारीरिक प्रेक्षा से दर्द निवारण की प्रक्रिया है यह शरीर प्रेक्षा। तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक दर्द निवारक यानी एक पेन किलर केमिकल रसायन पैदा होता है जिसको एंडोर्फिन या एंडोमॉर्फिन दोनों कहा जा सकता है। एंडोमॉर्फिन शब्द में ही इसका मीनिंग है, मॉर्फिन जो है वह एक ड्रग का नाम है। जो नशा करते हैं वो होता है मॉर्फाइन। एक जो मॉर्फिन जो है, लोग क्यों लेते हैं इसको, क्यों लोगों को इसकी दर्द लत लग जाती है, क्योंकि लोग अपने दर्द को भूल जाना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से सोना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, वो इस दवाई को लेते हैं, इस ड्रग को लेते हैं। और एंडो का मतलब है कि जो हमारे शरीर में बना, आपने शब्द सुना है एंडोक्राइन सिस्टम, वो क्या है, वो हमारे हार्मोन्स को जो अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोमॉर्फाइन होता है यह हमारे शरीर में खुद सिक्रीट होने वाला एक इसको या तो आप न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं या फिर उसको आप केमिकल समझ सकते हो, जो प्रोड्यूस होता है हमारे नर्वस सिस्टम में और पिट्यूटरी ग्लैंड में। यह प्रोड्यूस होता है वहां पर, यह सिक्रीट होता है। तो जब एंडोमॉर्फिन, शरीर प्रेक्षा से एंडोमॉर्फिन जो है यह एक्टिवेट हो जाएगा, इसका रिलीज जो है वो बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है कि जब एंडोमॉर्फिन सक्रिय हो जाएगा तब हमें दर्द और पीड़ा जो होती है वो हमें महसूस नहीं होती। हमारे चिंता और तनाव को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। जब डिप्रेशन कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है हमारे खुद के लिए वह बढ़ जाएगा। और जो चाइल्ड बर्थ बोलते हैं ना, डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है, तो उसको निपटने में भी, क्योंकि उस वक्त एंडोर्फिन रिलीज होता है जैसे ही
माँ होती है वो अपने बच्चे को देखती है या हाथ में लेती है, शरीर के अंदर ये एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो उस वक्त की जो पीड़ा होती कहते हैं वो असहनीय होती है। परंतु जैसे ही बच्चे को उसके हाथ में दिया जाता है, उसके ऊपर लेटाया जाता है, वो माँ अपने दर्द को भूल जाती है, क्योंकि उस वक्त एंडोर्फिन रिलीज होता है। और इससे नींद न आने की जो समस्या होती है उससे भी हमें समाधान मिलता है। तो एंडोर्फिन मैंने बताया कि शरीर प्रेक्षा या ध्यान के किसी भी तरीके से एंडोर्फिन हमारे शरीर में सक्रिय हो सकता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसको मैंने जस्ट ऐसे जिस्ट के जैसे बता दिया है, कि जैसे कि जब कोई म्यूजिक, हमारा मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, तब भी आप देखिए हमें दर्द का ज्यादा या महसूस नहीं होता, या हम डिप्रेस्ड फील नहीं करते। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को अगर डांस में इंटरेस्ट है, किसी को अच्छा खाना खाने से भी, मनपसंद हमने जब भोजन किया तब भी हमारे एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंडोमॉर्फिन। या फिर जब हम कोई मसाज करवाते हैं उससे, किसी को चॉकलेट खाने से, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है उससे भी ये एंडोमॉर्फिन जो है रिलीज होता है, और हम पूरे दिन बहुत हैप्पी फीलिंग, बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हमारा हो जाता है कि वैज्ञानिक स्वरूप जो है शरीर प्रेक्षा का। अब हम आते हैं कि शरीर प्रेक्षा से क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ शारीरिक परिणाम होते हैं, कुछ मानसिक, कुछ भावनात्मक और कुछ आध्यात्मिक परिणाम। अब शारीरिक परिणाम है, उसमें सबसे पहले आता है प्राण का संतुलन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहला शारीरिक है प्राण का संतुलन। तो हमने इतने सारे जब क्लासेस हुए तो हमने समझ लिया है कि प्राण क्या है। प्राण जो है वो हमारे पूरे शरीर में जो जीवनी शक्ति है, जो चेतन पदार्थ है, वह इस प्राण के कारण ही होता है, यह प्राण ही है। तो क्या होता है देखिए, अगर शरीर जब भी बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहेगा कि इसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता की कमी है, या फिर कोई कीटाणु ने अटैक कर दिया है। वही अगर कोई आयुर्वेद का आचार्य होगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा वात पित्त की कोई गड़बड़ी होगी, वात पित्त और कफ, इसमें कुछ इम्बैलेंस हो गया। परंतु जो अध्यात्म का साधक होगा वो कहेगा कि इसके शरीर में प्राण का संतुलन बिगड़ गया, इसलिए वो आदमी बीमार है। तो यह सही कैसे होगा? शरीर प्रेक्षा में जब हम चित्त को अलग अलग अवयवों पर केंद्रित करते हैं, तो जहां जहां चित्त जाता है प्राण उसके साथ जाता है, क्योंकि प्राण जो होता है वह चित्त का अनुगमन करता है। जहां जहां चित्त जाएगा वहां प्राण जाएगा, जहां जहां प्राण जाएगा वहां पर रक्त संचार, जहां प्राण सक्रिय होगा जाएगा, मतलब वहां पर प्राण की सक्रियता हो जाएगी, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जहां पर प्राण सक्रिय हुआ वहां पर अपना ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार इंप्रूव हो जाएगा। और जहां रक्त संचार गया तो हमें पता है कि रक्त ही सारे पोषक तत्वों को लेकर जाएगा, सारा ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के द्वारा वो वहां पर पहुंचाएगा। तो वहां पर जैसे ही रक्त संचार बढ़ा वहां पर एक बैलेंस क्रिएट हो गया। तो इस तरह से वहां पर जब बैलेंस हुआ तो हम कह सकते हैं कि वहां पर प्राण का संतुलन हो गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं, तो नेक्स्ट हमारा शारीरिक वो जो है परिणाम, वो है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास। तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास अब कैसे? शरीर प्रेक्षा के द्वारा इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का मतलब क्या है, रोग इम्यूनिटी का मतलब क्या है। कि शरीर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके शरीर में कीटाणुओं का आक्रमण नहीं होगा। कीटाणु आएंगे, वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जब कीटाणु आक्रमण नहीं कर पाएंगे मतलब शरीर में किसी रोग को उत्पन्न ही नहीं होने देना। तो क्या होगा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वह विकसित है, तो क्या होगा, वो कीटाणु जो है वो पराजित होकर भाग जाएंगे, व्यक्ति बीमार नहीं होगा। शरीर प्रेक्षा के द्वारा हम, क्योंकि हमारा चित्त वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो वहां पर ये हमारी उस रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है
उसको बहुत सक्षम बनाते हैं, एक मजबूत दीवार खड़ी कर देते हैं। रोग प्रतिरोधक जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उसके संवाहक कौन है? ये जो हमारा पूरे वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फेटिक पूरा सिस्टम है, वो सारे। तो जब हम शरीर परीक्षा कर रहे हैं, शरीर के हर एक अवयव पर चित्त को केंद्रित कर रहे हैं, पूरे शरीर की नाड़ियों पर चित्त को केंद्रित कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारा चित्त केंद्रित हो रहा है इस इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर, और भी सारे रक्षात्मक चीजें होती हैं उन सब के ऊपर। तो जब वहां पर होगा तो क्या होगा, ये जो है कीटाणु, ये जो माइक्रोब्स है, इनका जो आक्रमण है हमारे शरीर पर सफल नहीं हो पाएगा और हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शरीर का कायाकल्प वाला स्लाइड। कि अब जब हम कहते हैं कि शरीर परीक्षा से पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है, वह तो एक फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बताया है कि पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव होगा, श्वास श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव, इस तरह से। परंतु हमें पता है कि जब हम शरीर परीक्षा कर रहे हैं, हम पूरे शरीर पर चित्त को केंद्रित कर रहे हैं। तो इस तरह पर करते करते जब हम पाचन तंत्र पर चित्त को केंद्रित करेंगे, तब क्या होगा, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, उसमें सुधार होगा। और जब पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ठीक से पोषण मिलेगा। और सबसे पहले ही हमने समझ लिया कि जो कोशिका है वह शरीर की बेसिक यूनिट है। अगर हर कोशिका को सही पोषण मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसको सही मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट और है कि श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव क्या होगा। श्वसन तंत्र क्या एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि जो पूर्ण श्वास लेने की विधि है वह अपने आप सही हो जाएगी, हमारा श्वास ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाएगा। और जब हम दीर्घ श्वास अगर होता है जिस किसी का भी, तो उसको वासनाएं कभी भी उसको अशांत नहीं कर सकती, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उत्तेजनाएं भी एकदम शांत हो जाती हैं। आप हम ट्राई करके देखें कि दीर्घ श्वास ले और साथ में गुस्सा करने की कोशिश करें, होगा ही नहीं। अपने आप दीर्घ श्वास है, गुस्सा अपने आप, क्रोध जो वो अपने आप शांत ही हो जाएगा। अब नाड़ी तंत्र पर तो इसका सीधा स्वभाव प्रभाव पड़ता है, शरीर प्रेक्षा का सीधा प्रभाव नाड़ी तंत्र पर जब पड़ेगा, तो मस्तिष्क संबंधी और मन संबंधी सारी जो गड़बड़ियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, उसके ऊपर जब शरीर प्रेक्षा होगी, शरीर हमारा मतलब हमारा चित्त वहां पर भी केंद्रित होगा, तब क्या होगा, वहां के जो अवरोध है वो सारे हट जाएंगे। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना भी मल है, जितना भी टॉक्सिन है, बहुत सारा टॉक्सिन हमारे इकट्ठा हो जाता है। टॉक्सिन हम गलत खाने के कारण, विचारों के कारण या गलत लाइफस्टाइल के कारण शरीर में काफी सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। और शरीर परीक्षा के द्वारा जब हम यहाँ पर हमारा चित्त सक्रिय हो जाता है, वहां पर प्राण सक्रिय हो जाता है, रक्त संचार वहां पर पहुंच जाता है, तो जीवन की जो यात्रा है उसमें भी कोई अवरोध नहीं आएगा, निर्बाध रूप से वह चलेगी। तो रक्त संचार के अवरोध दूर होंगे, तो क्या होगा, हमारा ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पर जब शरीर प्रेक्षा होगी, वहां पर चित्त प्रेक्षा होगी, तो हाँ, जितने भी हमारे ये जो धमनियां हैं, मजल्स हैं, हार्ट कार्डियक मजल्स वगैरह जो भी है, वहां पर के अवरोध दूर होंगे। जब हम शरीर के हार्ट के ऊपर हम प्रेक्षा करेंगे, तब कार्डियक मजल्स जो होती है, जो धमनियां करती हैं, कहते हैं हम उनको, वहां पर की जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वहां के जो अवरोध है, वह दूर हो जाएंगे। तो हार्ट हमारा अच्छे तरह से काम करेगा, हार्ट को अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ेगा, बीपी का बैलेंस रहेगा, और लंबे समय तक हमारा हार्ट जो है वह एफिशिएंटली काम करेगा। तो शरीर परीक्षा का यह मैंने थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं, और इसी तरह हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम्स है, हर एक सिस्टम के ऊपर
शरीर प्रेक्षा का बहुत बहुत सक्रिय सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हर एक सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है और वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ऐसे ही समझा दे। नेक्स्ट है परिणाम में कि स्नावयिक शक्ति का विकास। स्नावयिक शक्ति मतलब क्या हुआ? स्नायुओं की शक्ति, मतलब नर्वस सिस्टम अपना एफिशिएंट हो जाता है। तो शरीर प्रेक्षा का सीधा प्रभाव मैंने अभी भी बताया था कि नाड़ी तंत्र पर पड़ता है। तो क्या होता है, जब नाड़ी तंत्र के ऊपर, हम पूरे शरीर के ऊपर जब प्रेक्षा करते हैं तो नाड़ी तंत्र तो जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। तो जब पूरे शरीर में हमारा नाड़ी तंत्र फैला हुआ है और हमारी जब शरीर प्रेक्षा होती है, तब वहां के जितने भी अवरोध होते हैं, जितनी भी विकृतियां होती हैं, वह सारी, जहां तक वो है तब तक क्या होता है, हमारी मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ियां सारी पैदा हो जाती है, हमारे ब्रेन के रिलेटेड जितने भी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। परंतु जब शरीर प्रेक्षा कर रहे हैं, वहां हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है, हमारा चित्त वहां पर सक्रिय हो रहा है, तब हमारा नाड़ी तंत्र जो है वह शुद्ध हो जाता है और सारी जो ये गड़बड़ियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वह स्वतः अपने आप समाहित हो जाएगी। नेक्स्ट है तटस्थता का विकास। जब हम शरीर प्रेक्षा कर रहे होते हैं, तब क्या होगा कि हमारी जितनी भी चंचलताएं हैं वह एकदम न्यून, एकदम कम हो जाएगी। जब तक शरीर चंचल होता है तब क्या होता है, हमारी जो इंद्रिय चेतना है, हम बाहर बाहर की तरफ ही बहुत रहते हैं, पूरी इंद्रिय चेतना हमारी बाहर की तरफ ही बिखरी हुई रहती है, वहीं पर रहेगी। और हमारे जो मन की चेतना है वो भी सारी बाहर की तरफ रहती है। और और जब शरीर प्रेक्षा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही शरीर स्थिर हुआ, निश्चल हुआ, शांत हुआ, इंद्रिय चेतना जो बाहर की तरफ जा रही थी वह लौट आती है। मानसिक चेतना भी, जैसे ही हमारी शरीर को हमने स्थिर किया, इंद्रियों का संयम किया, तो क्या होता है, हमारी जो मानसिक चेतना है वह भी लौट आती है, वह भी, मन भी स्थिर होने लग जाता है। तो बाहर से जो है चेतना का संपर्क बाहर की तरफ था वो सारा टूट जाता है। अब क्या होता है, चित्त सिर्फ भीतर, सिर्फ अपने भीतर ही देखता है और जितनी भी अपनी पूरी शक्ति होती है, शरीर जितनी भी, उसका पूरा नियोजन सिर्फ भीतर की तरफ होता है। जब शरीर पूरा शक्ति का नियोजन भीतर की तरफ हुआ, तो क्या होगा, जो तटस्थता है, स्टेबिलिटी है, उसका विकास हो जाता है। हम थोड़े दिन भी अगर करके देखते हैं तो इतना इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो स्टेबिलिटी होती है, शरीर की स्टेबिलिटी में तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, उसके साथ साथ जो मन की चंचलता है वह, उसमें भी बहुत हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वृत्तियों का उपशमन वाला स्लाइड। अब है नेक्स्ट कि शरीर प्रेक्षा के द्वारा वृत्तियों का उपशमन होता है। वृत्तियां का उभरती है, हमारे शरीर के अंदर उभरती है। तो अब कैसे शरीर प्रेक्षा से हम उन वृत्तियों पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, इसको हम अब समझेंगे कि जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तब क्या होता है, हम शरीर के प्रति जागरूक हो जाते हैं। शरीर के प्रति जागरूक हुए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि जैसे हम शरीर के प्रति जागरूक हो गए, स्थिर हो गए, तो क्या होगा, जो स्नायु है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण आ जाता है। और जैसे ही अपने नाड़ी संस्थान है, जो कहते हैं ना, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, नाड़ी संस्थान के ऊपर हमारा एक आधिपत्य, हम उसके स्वामी बन जाते हैं, वो हमारे अंडर कंट्रोल में काम करें, हमारे निर्देश के अनुसार वो काम करने लग जाता है। तब क्या होता है, भीतर से आवेग आएंगे, क्योंकि हमने कर्म बंधन किए हैं, आवेग तो उभरेंगे, परंतु वो उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। सहयोग नहीं करेगा मतलब क्या हुआ, वह हमारे शरीर पर प्रकट ही नहीं होने देगा, वो वृत्तियों का वहां पर उपशमन। तो वृत्तियों का जो उपशमन हो जाएगा, भीतर से आवेग पैदा होंगे, भीतर शरीर के अंदर तो क्रोध, फॉर एग्जाम्पल क्रोध है, क्रोध के जो है आवेग वो तो अंदर आएंगे ही, वो वृत्ति उभरे, अंदर उभरेगी।
परंतु हमने चित्त को इस तरह से ट्रेन कर दिया, अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह से ट्रेन कर दिया कि उसके साथ नहीं जुड़ना है, उसके साथ अटैच नहीं होना है, उसको फीड नहीं करना है। इस तरह से अगर हमने नर्वस सिस्टम को, अपने ब्रेन को ट्रेन करके रख दिया पहले से ही, हमने इस तरह का फीडबैक उसको दे करके रख दिया, तो क्या होगा, वह उसको उभरने, शरीर के ऊपर प्रकट नहीं होने देगा। वो अपने आप वहां पर हम मृत्युओं का वहां पर हमारा उपशमन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, ऐसे ही है कि नेक्स्ट इसका है परिणाम कि चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण। तो अब क्या होता है, हमारी जो चेतना होती है, तो हम सोचते हैं जब हम शरीर परीक्षा कर रहे होते हैं तब क्या होगा, हम सोचते हैं कि हम शरीर को तो देख ही रहे हैं, हम देखते हैं कि हम बचपन में छोटे थे, बड़े हुए, आज इस उम्र तक पहुंचे, आगे बूढ़े भी होंगे। यह सब जानने वाला कौन, कौन ये सब देख रहा है? तब है ये सब जानने वाला जो है, जब हम भीतर की तरफ देखते हैं तब हमें पता चलता है यह सब जानने वाला जो है वह चेतना है। जब हम शरीर परीक्षा कर रहे होते हैं, मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जब हम शरीर परीक्षा करते हैं तब हम क्या करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, और जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रहे हैं तब क्या हो रहा है, शरीर के भीतर होने वाले, हमारे शरीर के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिणाम जो होंगे उसका साक्षात्कार होता है, वो हम देख पाते हैं। हम अपने अंदर जो रसायन हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जो और बदलाव हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उसका हम साक्षात्कार होता है, उसको भी हम पकड़ पाते हैं, उसको भी हम देख पाते हैं। जब हम इन रसायनों को, जो केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, उसको जब देख रहे, उसको जब देख पाते हैं तब क्या होता है, हमारे शरीर को जो संचालित करने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत, उसका वो पकड़ में आता है, फिर रसायन पकड़ में आएंगे, फिर जो ये इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो पकड़ में आते हैं। अ, तो जब ये इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस हमारे पकड़ में आते हैं और हमारी तटस्थता रहती है, हम और भीतर जा रहे होते हैं, तब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को जो चलाने वाली प्राण धारा होती है उसका साक्षात्कार होता है। जब प्राण धारा का साक्षात्कार हुआ तो उसके आगे हमें जो अति सूक्ष्म प्रकंपन होते हैं शरीर में, वो हमारी पकड़ में आ, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, हमारी चेतना वहां तक हम पहुंचते हैं। अब जब वहां तक पहुंचते, उसके आगे का स्टेप क्या हुआ कि कर्म के जो संस्कार है उससे साक्षात्कार होता है, और उस वहां पर भी हम तटस्थ रहे, राग द्वेष के साथ जुड़े नहीं, हम न्यूट्रलाइज रहे, और तब क्या होगा, हम चेतना से हमारा चैतन्य का साक्षात्कार होगा, मतलब आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो इसका हेडिंग क्या था कि चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण होगा। फॉर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने समुद्र के किनारे के बारे में सुना है काफी कुछ, जो भी लोग वहां गए हैं या जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है वो कहते हैं कि बहुत सुंदर होता है, पानी की आवाज बहुत मधुर होती है, बहुत चित्त शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, ऐसा मैंने अगर सुना है। बस मैंने हर बार सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, मैंने इसके बारे में सिर्फ कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं। परंतु जिस दिन मैं वहां पर समुद्र के किनारे तट पर जाऊंगी और मैं वहां पर देखूंगी कि कैसे लहरें उछल रही हैं, कैसे उस पानी की वो आवाज वहां पर आ रही है, तो क्या होगा, मेरे भीतर जो उसके प्रति जो आकर्षण था उसका क्या होगा, फिर वो मेरा पुष्ट हो जाएगा कि हाँ, जैसे मैंने सुना था बस वैसा ही है। तो यह बात भी वैसे ही है कि हमने चेतना के बारे में इतना कुछ सुना है, इतने दिनों से काफी कुछ पढ़ा है, परंतु जब इसको हम टेस्ट करेंगे, जब हम ध्यान की कोई पद्धति जैसे शरीर प्रेक्षा है, अगर जब वो ये करेंगे, लंबे समय तक हम करेंगे और हम चंचल नहीं होंगे, स्थिर रह पाएंगे, तब हमें इसका जो चेतना के प्रति जो हमारी आस्था थी, जो चेतना के बारे में सुना था, उसके प्रति हमारी आस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है, उसको हमने जाना, उसको हमने देखा, उसका हमने अनुभव किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगला परिणाम है
कि प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण। अब हम समझना है कि प्रतिस्रोत चेतना ये क्या होती है। हम जो है डेली क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम बहुत बाहर की तरफ देखते हैं, पूरा इंद्रियों के विषयों के बारे में उसी में हम रहते हैं। तो क्या होता है, हमारी चेतना पूरी बाहर की तरफ ही प्रवाहित होती रहती है। तो क्या होता है, हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों की कमियों को, गुणों को, सुंदर चीजों को, मन लुभावन चीजों को देखते रहते हैं। तो क्या होता है, इन सबको देखते 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 हम अपने आप को जो देखना है उसको हम भूल ही जाते हैं, वो तो हमें कभी याद ही नहीं आता। तो शरीर प्रेक्षा में क्या करें, हम अपने आप को देखने की यह प्रक्रिया है। तो क्या है, जो प्रतिस्रोत का मतलब है, जो यूजुअली जो दिख है उसके विपरीत, जो बाहर देख रहे हो इतने सालों से, इतने टाइम से, उसके विपरीत भीतर की ओर देखना। तो भीतर की ओर देखने का जो इंटरेस्ट है वो है प्रतिस्रोत चेतना। तो हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा हम इस प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण करते हैं। और हाँ, इसका आउटकम यह है कि जब हम प्रतिस्रोत चेतना का जब निर्माण हो जाएगा तब क्या होता है, अदरवाइज जब तक हम प्रतिस्रोत चेतना जो कहते हैं भीतर की ओर देखने की, जब तक हमें आदत नहीं होती, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तब क्या होता है, हम परिस्थिति को मुख्य मानते हैं कि बाहर इसके कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने उन्होंने भला बुरा ऐसा कह दिया। पर और हम बाहर की तरफ बस परिस्थिति को ही मुख्य मानते हैं, और अपना जो अस्तित्व है, अस्तित्व क्या है, अपनी आत्मा, आत्मा के साथ जो कर्म है उसको हम सेकेंडरी मान लेते हैं, वो हमारे लिए गौण हो जाता है। और जब प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण होगा तब क्या होगा, हम परिस्थिति को समझने में और झेलने में सक्षम हो जाएंगे, और उन पर अपना हम नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। हम परिस्थिति को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने भीतर जो अपना जो कर्तव्य बोध है उसको हम समझ पाएंगे। तो हम दूसरों का जो ब्लेम गेम जो कहते हैं वह इतना ज्यादा होगा नहीं। हम अ, अपने आप को देखकर उसमें इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने आत्मा के प्रति उसके कर्तव्य को समझ पाएंगे। और ऐसा है कि जो घटनाएं घटित होनी है वह अवश्य घटेगी, इसका बोध भी होगा हमें कि घटना घट रही है। परंतु जब प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ न दुख आएगा न सुख आएगा। न शरीर प्रेक्षा के साधक जो होंगे वह सिर्फ जानेंगे, देखेंगे, अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे, कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, चिंतन करेंगे, परंतु चिंतित कभी भी नहीं होंगे, कभी भी हमें कोई संताप नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी टॉपिक को वाइंड अप करती हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम साधना जी, आपने सुंदर सरल शब्दों में और इतने अच्छे उदाहरणों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से शरीर प्रेक्षा के इस वैज्ञानिक पक्ष को और परिणामों को हम सबको समझाया है। उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार। जब हम किसी विषय के बारे में सुनते हैं तो उससे संबंधित जिज्ञासाओं का उठना भी स्वाभाविक है, और जिज्ञासाओं का उठना एक उर्वर मस्तिष्क की पहचान है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स के मन में इस विषय से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं। जब तक जिज्ञासाएं आती हैं, मैं अनुरोध करना चाहूंगी मोदी जी सर से कि अगर आप इसके बारे में, इस विषय के बारे में आप जो भी ऐड करना चाहे सर, तो इससे हम सब लाभान्वित हो सकेंगे। नहीं, ठीक है, इन्होंने बता दिया। और जिससे अभी क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद में मैं कुछ बताना चाहूंगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ है तो उसका भी मैं लास्ट में दूंगा, पहले जिज्ञासा आने दीजिए। जी सर। गौतम जी की जिज्ञासा है, आत्मा समान का आत्मसम्मान का ओके आत्मसम्मान का शरीर प्रेक्षा में क्या प्रयोजन है? सेल्फ रेस्पेक्ट जी। सेल्फ रेस्पेक्ट का शरीर प्रेक्षा में प्रयोजन डायरेक्टली प्रयोजन में नहीं कह सकते हैं, परंतु जब हम
जीवन जीते हैं तो उसमें आत्मसम्मान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो रहता ही है। आत्मसम्मान ऐसा है कि आत्मसम्मान का मतलब ईगो नहीं मानेंगे हम, एक रेस्पेक्ट, खुद के लिए रेस्पेक्ट वही मानेंगे। तो शरीर प्रेक्षा के द्वारा जब बैलेंस हो रहा है सब चीज, जितने भी केमिकल्स वगैरह बैलेंस हो रहे हैं, तो ऐसा है कि अपना जो शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वह भी अच्छा मजबूत रहेगा। तो जिसका मानसिक स्वास्थ्य रहेगा वो अपने आत्मसम्मान को भी वो उसका अच्छा रहेगा। बस ऐसे ही उसका कनेक्शन है। बाकी सर आप बताएं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ आत्मसम्मान का मतलब है कि एक कॉन्फिडेंस जो कहीं ना तो अहंकार में आए ना कहीं झुके। तो जो व्यक्ति जब शरीर परीक्षा करता है उसका मन संतुलित होता है, मन स्ट्रांग बनता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है जीवन के प्रति, हर चीज को देखने के प्रति, व्यवहार के प्रति। तो वो हर जगह कॉन्फिडेंस से जीता है, आत्मविश्वास के साथ जीता है। तो यही आत्मसम्मान को मान लें कि कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जीना, ये आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है पायल जी सेखानी का, वृत्ति का उपशमन प्लीज वापस बताएं। वृत्तियों का उपशमन मतलब यह है कि देखिए वृत्तियां जो हैं वह हमारे भीतर उभरती रहती हैं। जब हम शरीर परीक्षा करते हैं, हम शरीर को स्थिर करते हैं, शरीर के ऊपर अपना शरीर की जो चंचलता है वह कम हो जाती है। शरीर की चंचलता कम हुई, मन की चंचलता भी कम हो गई, क्योंकि इंद्रिय जगत से अपना कनेक्शन छूट जाता है। जब मन की चंचलता भी कम हो गई और हमारा चित्त केंद्रित हुआ अपने पूरे शरीर के ऊपर केंद्रित हुआ, तो क्या होगा, वह अपना जो नाड़ी संस्थान है, अपना नर्वस सिस्टम है, उसके ऊपर यह अपना कंट्रोल, उसका नियंत्रण आ जाता है चित्त के हाथ में। अब जैसे ही नाड़ी अपने नर्वस सिस्टम का कंट्रोल आया चित्त के हाथ में, तब क्या होगा, भीतर से वृत्तियां उभरेगी, परंतु यह नर्वस सिस्टम को ऐसा फीडबैक मिलेगा कि उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। जो अंदर से वृत्ति उभरी है उसको और शरीर के ऊपर प्रकट नहीं होने देना है। तो जो वृत्ति है उसका उपशमन हो जाता है। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जब हम शरीर परीक्षा करते हैं तो शरीर परीक्षा के समय हम ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हैं, और ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में विवेक चेतना तो सक्रिय रहती है, बढ़ती तो है ही है। ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में कोई भी वृत्ति उदय में नहीं आ सकती, वो आएगी निष्फल हो जाएगी। तो ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में कोई भी वृत्ति शरीर प्रेक्षा करते समय भी नहीं आएगी, और शरीर प्रेक्षा के बाद भी वो ज्ञाता दृष्टा भाव पूरे दिन काफी अंशों में बना रहता है। तो फिर वृत्तियां शांत रहती, उपशांत रहती, आती है लेकिन निष्फल हो जाती। शरीर प्रेक्षा करने से हमारा नाड़ी ग्रंथि तंत्र संतुलित होता है, तो फिर वो नेगेटिव वृत्तियों को प्रकट होने में सहयोग नहीं करती, जैसे इन्होंने बताया। इसके साथ शरीर परीक्षा करने से हमारे मतलब हर लेवल पे काम होता है। जैसे हमारी लेशा विशुद्ध हो गई शरीर परीक्षा करने से, तो विशुद्ध लेशा का असर भी पूरे दिन रहता है। तो विशुद्ध लेशा भी वृत्तियों के उपशमन में सहयोगी बनती है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव सहयोगी बनता है वृत्ति उपशमन में। लेशा, विशुद्ध लेशा जो ध्यान के समय जागृत होती है, वो ध्यान के समय तो वृत्तियों को आने ही नहीं देती, पूरे दिन भी वृत्तियों को उपशांत रखती है। और जैसा हम सब जानते हैं कि ध्यान करने से श्वास भी हमारा दीर्घ बनता है, लंबा बनता है। छोटे श्वास पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो श्वास का भी सहयोग नहीं मिलता, शरीर का भी सहयोग नहीं मिलता, नेगेटिव लेशा का भी सहयोग नहीं मिलता, और भाव भी हमारे विशुद्ध हैं, और ज्ञाता दृष्टा भाव में भी है। तो कह सकते हैं कि अब ये सारे पॉइंट हम हर ध्यान में बता सकते, हर चीज, हर, चाहे शरीर परीक्षा का प्रश्न हो, चाहे चैतन्य केंद्र का हो, चाहे श्वास परीक्षा का हो। तो ये मतलब ध्यान करने का मतलब है सारे ही लेवल पे काम होता है,
मानसिक स्तर पर भी काम होता है, और शरीर भी, ध्यान करने वाले का शरीर भी रिलैक्स रहता है। हमेशा स्ट्रेस्ड शरीर में जल्दी वृत्तियां उभरती हैं, और जो रिलैक्स शरीर होता है वहां पर वृत्तियों को आने का मौका नहीं मिलता। तो हर लेवल पर इतना अच्छा काम होता है, पूरे दिन आदमी शांत बना रहता है। तो ये ध्यान एक वृत्ति उपशमन का एक बहुत बड़ा प्रयोग। जैसे कि हम वृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ में ही नीलम जी का एक प्रश्न है कि वृत्ति का मीनिंग क्या है? वृत्ति का मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भाव, जो इमोशंस अंदर उभर रहे हैं, तो स्टार्ट का हुआ वो कर्म से ही समझ लीजिए कि कर्म का उदय जब हम कहते हैं तो वो अंदर से जो उभरते हैं, जो उनका उदय हो रहा है, तो वही वृत्ति हुई। मतलब हम अगर कर्म के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि कर्म रिलीज हुआ और अब वो आगे आएगा तेजस शरीर के, बाद में वो लेशिया बनेगी और वहां पर भाव, जो भाव बनेगा तो वही उसी को हम वृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। वहां तक तो वो आएगा ही, परंतु शरीर प्रेक्षा जब हम करेंगे तब हम वहां पर उसको शरीर पर प्रकट नहीं होने देंगे। सर वृत्ति मतलब हो गया कि ठीक है, भावों का, जैसे हम मानते हैं ना कि हमारे मन को संचालन करने वाले दो तत्व हैं, एक हमारा चित्त है और एक भाव है। तो ये जितने भी भाव हैं, भाव का मतलब हो गया जब कषाय से प्रेरित कोई भी लहर उठी, भाव की कोई लहर उठी, तो वो वृत्ति बनकर हमारे चित्त को और मन को प्रभावित करती है। कोई भी हो सकती है। ज्यादातर वृत्ति का एक, चूंकि साधना का संबंध है, तो इसमें नेगेटिव भाव से ज्यादा इसका संबंध दिया जाता है। तो कोई भी नेगेटिव भाव जो हमारे चित्त और मन को प्रभावित कर रहा है वो वृत्ति है। तो जैसे हम ज्ञाता दृष्टा भाव में होते हैं तो चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त पर वृत्तियां अपना कब्जा नहीं कर पाती, चित्त को प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि चित्त अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में है। तो वृत्ति का मतलब है कषाय का उदय होना, या भाव का चित्त और मन को प्रभावित करना, ये वृत्ति। अगला प्रश्न है रंजना जी का, रसायन परिवर्तन देखना मतलब, रसायन के परिवर्तन को देखने का क्या मतलब है? रसायनों के परिवर्तन का देखने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि हमारा जो शरीर है ये पूरा रसायन से बना हुआ है, केमिकल है पूरा शरीर। हम कहते हैं कि सेल बना किससे है? सेल में भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वही सारा है। और इसको हम और फर्दर इसको क्लासिफाई करें तो ये सारा क्या है? अलग अलग एलिमेंट है, रसायन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, एटम, इसको हम एटम परमाणु कहेंगे। तो ये सारा केमिकल है। और ये जो शरीर जो है ये पूरा केमिकल से ही बना हुआ है। और क्या हो रहा है, हम पूरे फुल एनी टाइम शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं अंदर। भले ही आप इसको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे रूप में समझ लो, हार्मोन्स के रूप में समझ लो, कोई हमारे अंदर जो जूसेस पैदा होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के रूप में समझ लो, सलाइवा, किसी भी मल मूत्र किसी भी रूप में समझ लो। बस ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं शरीर के भीतर, ये सारे रासायनिक परिवर्तन ही है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एनी मोमेंट शरीर में हो ही रहे। शरीर में के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहे, तभी तो इतना छोटा सा बच्चा बड़ा बन जाता है, बूढ़ा होता है। सारा रासायनिक परिवर्तन है, तभी इतना, ये तो मतलब आंखों का विषय है, देखने में भी हमें समझ में आ जाता है कि कितना रासायनिक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन एनी मोमेंट चलता ही रहता है, तभी ये शरीर इतना बढ़ता है, घटता है, रोग पैदा होते हैं, ठीक होते हैं, सब कुछ होता है। सर बाकी आप समझें। प्रश्न क्या था इनका एग्जैक्टली? सर, रसायनों के परिवर्तनों को देखने का क्या मतलब है? मतलब जब शरीर परीक्षा करते हैं तो शरीर की अनित्यता का अनुभव होता है, शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका अनुभव होता है। ठीक है, इतना ही मान ले बस खाली।
जी सर। और एक प्रश्न है, एंडोर्फिन और एंडोमॉर्फिन दोनों अलग हैं क्या? नहीं, ये दोनों एक ही हैं। कहीं हम इसको एंडोर्फिन बोलते हैं और कहीं इसको एंडोमॉर्फिन बोलते हैं। है दोनों एक ही चीज, बस ये एक पेन किलर है, अपने शरीर के अंदर स्वतः पैदा होने वाला पेन किलर है। जिस तरह से पेन किलर की गोली काम करती है अपने शरीर में, उसी प्रकार यह जो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है शरीर के अंदर, और यह पेन किलर का काम करता है। ये दोनों सेम। जी। यहाँ पे चैट बॉक्स में इतने ही प्रश्न है सर। प्रश्न एक श्वेता जी ने भेजा था मेरे को, तो वो जो प्रश्न करता है यदि यहाँ पर है तो वो पूछ लें अपना प्रश्न, या फिर श्वेता जी पढ़ के सुना दे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। क्वेश्चन आप जिज्ञासा समाधान में पूछा था वो वाला सर? जी, क्या प्रश्न है? सर वो जिज्ञासा समाधान वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, फिर वो उसी में लेंगे। ओके, तो फिर इसमें अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर कुछ आपको सूचना देनी है तो सूचना दे, नहीं तो फिर संपन्न कर दे क्लास। पायल जी सिखानी का हैंड रेस अब आया है। हाँ, पायल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ऐसे तो मेरा डाउट क्लियर हो गया सर कि वृत्तियां मतलब क्या है, लेकिन फिर भी तत्व ज्ञान में उपशमन का अर्थ होता है दबाना, तो इसमें तो वृत्तियां दबती नहीं है, वृत्तियां तो होती ही है, तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। शमन का मतलब है कि शांत कर देना, शांत कर देना। मतलब क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में वृत्तियां चित्त पर उतर नहीं सकती हैं। उस स्थिति में उपशांत हो गई, फिर वो उसका प्रभाव दिखा नहीं। या तो वो देखिए उसमें दो ही चीज होंगी, या तो उसका निर्जरण हो जाएगा या वो वहीं पर दब जाएगी, दोनों में से एक काम होगा। लेकिन वो चित्त और मन पर प्रभाव नहीं कर पाई, क्योंकि चित्त ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में, ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब हो गया चित्त पर कोई भी वृत्ति उतर ही नहीं सकती है। जब वो ज्ञाता दृष्टा भाव से अलग गया, अलग जाने का मतलब मोह से प्रभावित हो गया, मोह से प्रभावित होते ही वृत्ति चित्त पर उतर जाएगी और मन को प्रभावित कर देगी। तो जैसे ही ज्ञाता दृष्टा भाव में चित्त है तो चित्त वृत्तियों का उपशमन हो गया, उपशांत हो जाएगी वृत्ति, या तो उपशांत हो जाएगी या बिना प्रभाव दिए उसकी निर्जरा हो जाएगी, दोनों में से एक काम। तो संपन्न करें आज की क्लास का गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके। जी सर। सभी के हाथ जुड़े हुए, और परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस संसार में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, वीतरागता का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे सभी प्रश्नों को समाहित किया। साधना जी, हम आपके भी प्रति बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आपने इतनी सुंदर तरीके से विषय प्रस्तुति दी। इसी के साथ आज की क्लास हम संपन्न करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि जैसे जैसे ग्रुप में बताया जा रहा है वैसे आप अपने ध्यान और स्वाध्याय का क्रम आगे से आगे चालू रखें, और अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ फिर से मिलते हैं। ओम अरहम।